पिछले वीडियो में हमने टॉक्सिक फेमिनिज्म की बात की थी, लेकिन अपने घर की सफाई भी तो जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की। पिछले कुछ टाइम से ये टर्म काफी बार हाईलाइट हुआ है और इसके अराउंड काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई, चाहे वो मी टू मूवमेंट की बात हो या फिर कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवीज। कुछ एक्टिविस्ट लोगों ने इन फिल्म्स पर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करने के एलिगेशन लगाते हुए क्रिटिसाइज किया और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का हमारी सोसाइटी पर पड़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट पर काफी कुछ बोल डाला। एनिमल मूवी के बाद तो ये मामला देश की सड़कों से लेकर संसद तक पहुंच गया। किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है, ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। मूवीज के बाद जो कमी बची है उसे सोशल मीडिया पूरा कर देता है। आए दिन लड़ाई झगड़ा, विमेन का हरेसमेंट और सेक्सुअल अब्यूज के कई इंसिडेंट की बात ये साबित कर देते हैं कि हमारी सोसाइटी में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि काफी डेंजरस रिजल्ट दे सकता है और दे भी रहा है। और इससे भी ज्यादा डेंजरस बात यह है कि इन मूवीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखने के बाद यंग पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एक फैशन की तरह अडॉप्ट भी कर रहा है। और इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बढ़ते कल्चर के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करने वाला हूँ। आइए देखते। सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी टर्म की। ये जो वर्ड है इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, लेकिन जिस सेंस में इसे आज यूज किया जाता है उसका स्टार्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट इंसिडेंट से हुआ था। बात है 1980s 1990s की, जब दी माइथोपोएटिक मेंस मूवमेंट ट्रिपल एम चल रहा था। और इस पूरे मूवमेंट में मेंस की पर्सनल ग्रोथ और इमोशनल एक्सप्रेशन को लेकर लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ाई जा रही थी। रॉबर्ट ब्लाई, माइकल मीड, सैम कीन जैसे पॉपुलर ऑथर्स और पोएट्स इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। इस पूरे मूवमेंट को मेन की आइडेंटिटी को एक टॉक्सिक इमेज से निकालकर उनके ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी वाले रोल्स और वैल्यूज पर शिफ्ट करने की कोशिश हो रही थी। कुल मिलाकर इस पूरे मूवमेंट का यही कॉन्सेप्ट था कि सोसाइटी में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की जगह जिस इमेज को मैक्सिमम मेन फॉलो करते हुए आ रहे हैं उससे हटकर वो नए नॉर्म से चले। मर्द सोसाइटी में अपने पॉजिटिव रोल्स और वैल्यूज को समझें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू करें, ना कि टॉक्सिक कल्चर का हिस्सा बन जाए। इस मूवमेंट से जुड़े कुछ मेंबर्स का ये भी मानना था कि सोसाइटी ने लंबे समय तक मेन को वायलेंट, कॉम्पिटिटिव, इंडिपेंडेंट और अनफीलिंग बनने के लिए फोर्स किया है, जो उनके टॉक्सिक बनने का सबसे बड़ा रीजन बना है। इस मूवमेंट से जुड़ा ये क्लेम काफी कंट्रोवर्शियल था, जिसके चलते इस मूवमेंट को कई फेमिनिस्ट और एलजीबीटीक्यू लीडर्स का क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। और फिर बाद में इसी मूवमेंट से निकला ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला टर्म मेन के अगेंस्ट यूज होना शुरू हो गया। इसको हवा देने का काम किया 2010 के आसपास शुरू हुई फेमिनिज्म मूवमेंट की फोर्थ वेव ने, जिसने सेक्सुअल असॉल्ट, बॉडी शेमिंग और कल्चर को लेकर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को काफी ज्यादा टारगेट किया। लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं। जब कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवीज आई या फिर बाद में जो मी टू मूवमेंट होता रहा, तो उस सब में भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को जोड़कर देखा गया, जिसपे काफी कंट्रोवर्सीज हुई। अब जब यहाँ पर मूवीज में दिखाई जाने वाली टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात हो रही है, तो मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी एक रखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म काफी बायस्ड है। लेकिन पहले थोड़ा एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज के बारे में बात करते हुए लोग कहते हैं कि ये सोसाइटी के लिए खतरा है, इनसे यंग जनरेशन में गलत मैसेज जा रहा है और ऐसी मूवीज उन्हें कुछ ऐसे एक्शन लेने के लिए प्रवोक करती हैं जो हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती हैं, चाहे वो एडिक्शन की बात हो या फिर वायलेंस। और मैं इस पॉइंट से अग्री करता हूं। ये बात भी काफी हद तक ठीक है कि मूवीज में दिखाई जाने वाली चीजों से लोग मोटिवेट होते हैं, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। अभी जब केजीएफ मूवी रिलीज हुई थी तो उसके कुछ दिन बाद न्यूज आई कि एक 15 साल का लड़का रॉकी भाई की तरह सिगरेट पीने लगा था और उसने इतनी सिगरेट पी ली कि उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। आपने भी कई बार ऐसी न्यूज सुनी होगी कि कोई मूवी या सीरीज देखकर किसी ने क्राइम की प्लॉटिंग कर ली हो। तो ऐसे में इन मूवीज को क्रिटिसाइज करना बनता है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि ऐसी हर एक मूवी में जो मेन कैरेक्टर की लाइफ है उसका एंड अच्छा नहीं होता है। रणबीर का कैरेक्टर एंड में वो सब कुछ खो देता है जिसके लिए वो पूरी लाइफ लड़ता रहा। तो क्या यहाँ पर उसे आइडियल दिखाया गया है? आइडियल तो तब होता जब अब्यूजिव होने के बावजूद भी उसको लाइफ में वो सब कुछ मिल जाता जो उसे चाहिए था। लेकिन जो लोग एनिमल जैसी मूवीज को क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें 4 More Shots और थैंक यू फॉर कमिंग जैसी मूवीज बड़ी अच्छी लगती है, जहां पर फीमेल लीड को अल्कोहलिक दिखाया जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को विमेन की मर्जी बताकर जस्टिफाई और प्रमोट किया जाता है। तो इसे टॉक्सिक फेमिनिज्म क्यों नहीं कहा जाता? और ना ही इन मूवीज को सोसाइटी में गलत मैसेज देने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, बल्कि इन्हें तो विमेन का राइट ऑफ इक्वलिटी से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इसमें इक्वलिटी की बात कहां से आ गई? इसीलिए मुझे लगता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के कल्चर को समझने के लिए और इस पर अपना ओपिनियन देने के लिए हमें किसी मूवी या वेब सीरीज से पहले उन फैक्टर्स को समझना पड़ेगा जिन्होंने हमारी सोसाइटी को मेल डोमिनेटेड बनाया। ह्यूमन
ह्यूमन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड कई हजार साल की हिस्ट्री में बटा हुआ है, जिसमें हमको अलग अलग सेक्शन में सोसाइटी बार बार डेवलप होते हुए दिखाई देती है। सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट वाले इसी फेज में हमको मेल और फीमेल के वर्किंग कल्चर के डिफरेंस भी इवॉल्व होते हुए दिखते हैं। जब इंसान अपनी शुरुआती कॉलोनीज बना रहे थे और जंगल में रहा करते थे, तभी से इन कॉलोनीज में एक पैटर्न फॉलो होना शुरू होता है कि कम्युनिटीज के बड़े मेल वो सारे काम करेंगे जिसमें ज्यादा फिजिकल एबिलिटीज की नीड होगी, जो ज्यादा चैलेंजिंग या फिर डेंजरस काम होंगे, जैसे शिकार करना, बाहर के लोगों से या जानवरों से कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना, जबकि विमेन और बच्चों को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हुए बाकी काम करने होते थे। यही सेम चीज ग्रुप में रहने वाले कुछ एनिमल्स में भी देखने को मिलती है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो पैटर्न है ये काफी हद तक नेचुरली बनकर तैयार हुआ होगा। अब ये पैटर्न इंसानों की सिविलाइजेशन में कई हजार सालों तक बिना किसी चेंज के फॉलो होता रहा और धीरे धीरे बाकी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए विमेन पूरी तरह से मेल पर ही डिपेंडेंट बनकर रह गई। दूसरी तरफ मेल सोसाइटी के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुके थे। खेती मजदूरी से लेकर सेना, एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह मेल्स ही काम कर रहे थे। बाद की मॉडर्न सोसाइटी में इस पैटर्न का इंपैक्ट और भी ज्यादा खतरनाक रहा, क्योंकि मेल डोमिनेशन ने विमेन को हर एक चीज से दूर रखा, जैसे कि एजुकेशन, जॉब्स, फैमिली डिसीजन या फिर प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी। मतलब हर एक चीज में विमेन के रिप्रेजेंटेशन को इग्नोर किया जाता रहा और उन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित रखा जाता रहा। और इसके बाद विमेन के ऊपर कुछ स्टीरियोटाइप्स और अननेसेसरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थोप दी गई कि लड़कियां तो घर का काम करने के लिए होती हैं, उन्हें तो बस पति की सेवा करनी चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए, और जो लड़की ऐसा नहीं करती है उसे पाप लगता है। इसमें भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि लड़कियों को ये सारी टीचिंग कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ, दादी, भाभी और बड़ी बहन दे रही थी, क्योंकि वो खुद भी इन्हीं बातों को फॉलो करती हुई आई थी। मेल को किसी देवता की तरह बताने वाले इन्हीं स्टीरियोटाइप्स ने मर्दों के एग्रेशन को एक्सेप्टेंस देना शुरू करा, जिससे उन्हें विमेन पर हुक्म चलाने का एक बर्थ राइट सा मिलता गया। जो वो बोले वही होगा, हर कोई उसकी बात सुनेगा, घर में उसकी इज्जत होनी चाहिए, फिर चाहे वो खुद कितना ही नालायक इंसान क्यों ना हो, शराब पीकर घर में मारपीट क्यों ना करता हो, फिर भी उसकी गलती को इग्नोर किया जाएगा और उसकी वाइफ को ठीक से रहने की सलाह दी जाएगी, और जो कुछ भी उसका हस्बैंड कर रहा है उसके लिए भी वाइफ को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। ये कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जिसको शायद आपने भी अपने आसपास होते हुए जरूर देखा होगा। मेल के टॉक्सिक बिहेवियर को पूरी तरह डेवलप करने में बाकी कसर को पूरा करते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी में मौजूद बाकी एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहला होता है घर का एनवायरनमेंट। भारत के घरों में ये बात बहुत नॉर्मल है कि लड़के और लड़की को काफी अलग तरह से ट्रीट किया जाए, स्पेशली टियर 2, टियर 3 की सिटीज, छोटे टाउन्स और विलेजेस के अंदर। अलग से ट्रीट करने से मेरा मतलब है कि एक लड़के को बचपन से ही घर की एक वैल्यूएबल असेट की तरह समझा जाता है कि भाई ये तो घर का चिराग है, इसके लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखने में कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, इसकी स्कूलिंग से लेकर हायर एजुकेशन सब कुछ अच्छी जगह से होनी चाहिए। वहीं लड़की की बात आती है तो उसे एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। उसे बचपन में ही बोल दिया जाता है कि तू क्या करेगी पढ़ाई लिखाई करके, तुझे तो दूसरे के घर जाना है, तुझे तो बस घर के सारे काम अच्छे से आने चाहिए। और इन सब इंसिडेंट से जुड़े कई सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास भी देख सकते हो। हमारी सोसाइटी में लड़के को मिलने वाला ये अलग सा ट्रीटमेंट उसे यकीन दिलाता है कि हाँ वो सच में स्पेशल है और एक लड़का होना उसके लिए एक सुपर पावर है। उसकी इसी थिंकिंग को और ज्यादा मजबूत करते हैं उसके फ्रेंड ग्रुप के लोग, जो किसी भी इंडिविजुअल को ये बताते फिरते हैं कि अगर तूने अपना डोमिनेंस नहीं बढ़ाया तो कोई तेरी इज्जत नहीं करेगा। और इसी डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए यही फ्रेंड ग्रुप उसे बाकी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व करते हैं, चाहे उसे एडिक्शन के लिए उकसाने की बात हो या फिर किसी लड़ाई झगड़े में फंसाने की बात हो। अगर आप एक लड़के हैं तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन को आपने भी फेस किया होगा जब आपके दोस्त आपको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करने के लिए एनकरेज करते हैं और उनके मोटिवेशन का मेन पॉइंट यही होता है कि अबे तू तो लड़का है भाई, सब करते हैं तू भी कर ले, इतना कुछ नहीं होता। मतलब इनके हिसाब से लड़का होना इस बात का सर्टिफिकेट होता है कि आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर सकते हो, ना ही आपको कोई कुछ बोलेगा और ना ही इससे आपको कोई नुकसान होगा। ये तो हुई उन फैक्टर्स की बात जिसने हमारी सोसाइटी में मेल डोमिनेंस और उनकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इन सब के सोसाइटी में कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डोमेस्टिक वायलेंस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि भारत की 30% मैरिड वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि अकेले 2022 में सेक्सुअल, मेंटल और फिजिकल अब्यूज के 4,45,000 केसेस सामने आए थे। और ये दोनों ही नंबर रियलिटी में और भी ज्यादा बड़े होंगे, क्योंकि ऐसे मेजॉरिटी ऑफ केसेस दबा दिए जाते हैं, कभी वो पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते। और ये बात सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं है, ग्लोबल डेटा भी सेम चीज रिपीट करता हुआ दिखाता है। OECD का सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स ने बताया कि दुनिया भर में हर 3 में से 1 वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। और ये डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले ज्यादातर वही लोग होते हैं जो नशा करते हैं और अपनी नाकामी की भड़ास निकालने के लिए अपनी वाइफ को किसी बेजान खिलौने की तरह यूज करते हैं। इनके अंदर उनके लिए कोई फीलिंग नहीं होती है, ये उनके साथ जैसा चाहे वैसा
सलूक कर सकते हैं और इन सारी बातों का इंपैक्ट उनकी पर्सनल रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। वॉयलेंस जैसी सिचुएशन फेस करने के बाद किसी के लिए भी एक ऐसे आदमी की रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में उनके बीच रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी बनकर रह जाती है जो बच्चों के कारण या फिर सोसाइटी में अपनी इमेज के चलते उन्हें निभानी पड़ती है, लेकिन इनके बीच की सारी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को लेकर मैंने इस वीडियो की शुरुआत में एक बात कही थी कि अपनी डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए मेन ने हमेशा विमेन को हर चीज में पीछे रखा है, जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी काफी पीछे रह गई और एक सोसाइटी के तौर पर मैं मानता हूं कि ये हमारा सबसे बड़ा लॉस है। आज भारत में 50% पॉपुलेशन विमेन की है, लेकिन जब भी हम वर्किंग प्रोफेशनल की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, बिजनेस टाइकून्स की बात करते हैं, फिल्म स्टार या फिर किसी स्पोर्ट्स स्टार की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में कितनी फीमेल्स के चेहरे आते हैं? शायद गिनती के कुछ नाम आते हों, लेकिन आदमियों का अगर नाम सोचने बैठोगे तो शायद इस लिस्ट की गिनती कभी खत्म ही ना हो। और मैं तो सीधे सीधे पॉलिटिशियन और बिजनेस टाइकून्स पर चला गया। भारत में कई सारे हिस्सों में लड़कियां अपने हिसाब से एजुकेशन नहीं ले सकती। उनकी एजुकेशन से लेकर शादी जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन तक घर के किसी बड़े के कहने पे लिए जाते हैं और ज्यादातर केसेस में ये बड़ा कोई मर्द ही होता है। आप अपने ही घर का एग्जाम्पल ले लो। आपके घर में आपकी मम्मी की कितनी चलती है? अगर मम्मी कुछ बोले तो उन्हें ये बोलकर चुप करवा दिया जाता है कि तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम बीच में कम बोला करो। इसी तरह लाइफ टाइम उनकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है और वो सारी जिंदगी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट बनकर रह जाती है। ये चीज साफ तौर पर दिखाती है कि विमेन अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए अभी तक सिर्फ लड़ ही रही है। विमेन रिप्रेजेंटेशन की इस कमी के चलते उनको कई बार हैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी उनके ओपिनियन की चिंता ही नहीं करता है। तभी तो देश के सबसे बड़े स्टेट के सीएम रह चुके और सीनियर पॉलिटिशियन मुलायम सिंह यादव अक्यूज्ड के बारे में ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि भैया लड़के हैं, इनसे तो गलती हो जाती है। और इसीलिए भारत में होने वाले मैक्सिमम असॉल्ट के केसेस की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है कि भैया इससे लड़की का नाम खराब हो जाएगा। मतलब कि जो विक्टिम है उसे जस्टिस दिलवाने में उसी का नाम खराब हो जाएगा। कौन करेगा तुमसे शादी? सोसाइटी की ऐसी मेंटालिटी रहेगी तो मेल में टॉक्सिसिटी को बढ़ावा तो मिलता ही रहेगा। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स भी सोशल मीडिया पर बिना रोक टोक के आए दिन माँ बहन की गालियां देते हुए नजर आते हैं, वो भी सिर्फ थोड़े से व्यूज और पॉपुलैरिटी के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद अगर विमेन खुद के राइट के लिए फाइट करे और एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन भी जाए तो उसके बाद भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से पैदा हुई दूसरी प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ता है। अगर कोई वुमेन काम करना चाहती है तो सबसे पहले तो उसे अपने हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से सोसाइटी में उसके पति को नाकारा समझ लिया जाए। और अगर हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव निकल भी गया तो वर्क फोर्स के बाकी प्रॉब्लम को तो उन्हें फेस करना ही पड़ता है। अगर कोई विमेन एक सीनियर पोजीशन पर काम कर रही है तो सीनियर होने के बावजूद भी उसकी बातों को उसके जूनियर कई बार सीरियसली नहीं लेते हैं। उसके अंडर काम करने वाले मेल उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और ना ही उसे अपने रोल और कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाती है। और अगर वो जूनियर पोजीशन पर काम करती है तो उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन और हरासमेंट जैसी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ती है। और ये सब किसी छोटे टाउन्स की बात नहीं हो रही है। दिल्ली, मुंबई जैसी बड़ी बड़ी सिटीज में ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तभी आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर प्रिवेंशन ऑफ हरेसमेंट यानी पॉश जैसी ट्रेनिंग तक इंट्रोड्यूस करनी पड़ रही है। किसी लड़की का प्रमोशन अगर हो जाए तो ऑफिस में सबसे पहली खबर उसके प्रमोशन की नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर पर उठने वाले सवालों की चलती है। फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए मी टू मूवमेंट को आप देख लो। वर्क प्लेस में होने वाले हरासमेंट का इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? तो इसका मतलब है कि छोटे टाउन्स में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का चेहरा निकलता है विमेन को चार दीवारी में बंद करके उनकी लाइफ के सारे डिसीजन खुद लेना और उन्हें कोई फ्रीडम ना देना, उनकी अपनी कोई भी सोशल लाइफ ना होने देना। और बड़े टाउन्स के अंदर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी निकलती है हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वर्क प्लेस में डिसरिस्पेक्ट के रूप में। लेकिन इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का विक्टिम सिर्फ विमेन और सोसाइटी नहीं बल्कि खुद मेल भी बनते हैं। एक लड़के को बचपन से ही अच्छे ट्रीटमेंट के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो दे दी जाती है। ये बोलकर पढ़ाया लिखाया जाता है कि बड़े होकर फैमिली के लिए सब कुछ तुझे ही करना है। बचपन में ही उसके इमोशंस और फीलिंग्स को ये बोलकर मार दिया जाता है कि भैया लड़के नहीं रोते हैं, तुम्हें रोना नहीं है। रोने पे उसका मजाक बनाया जाता है। अगर आप लड़के हैं तो आप अपना ही एग्जाम्पल लेके देख लो। आप में से मैक्सिमम लोगों को ये याद भी नहीं होगा कि लास्ट टाइम आप रोए कब थे। जबकि लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, वो छोटी छोटी बातों पर रो सकती हैं और उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जाता है। इस सोशल कंडीशनिंग पर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट बताती है कि मेन एक महीने में ऑन एन एवरेज 1.3 टाइम्स रोते हैं जबकि विमेन 5.3 टाइम्स। स्टडीज ये भी बताती हैं कि रोना हमारे मूड और इमोशंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। जब लड़के को ये सब करने से रोका जाता है तो उसके इमोशनल एंगल बहुत ही कम एज में खत्म हो जाते हैं।
जिससे वो और ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर वाला बन जाता है और फिर दूसरों को भी वो वैसे ही ट्रीट करता है जैसा वो खुद है। बाकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन, एडिक्शन, सोसाइटी का प्रेशर एक मेल को डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज देना शुरू कर देती है, जो उसकी सारी एबिलिटीज, सोशल और पर्सनल लाइफ को खत्म करने का काम करती है। और उसका सीधा इंपैक्ट हमें मेंटल हेल्थ और सेल्फ हार्म के केसेस में देखने को मिलता है। जून 2024 की एक रिपोर्ट में मेन को पैट्रियार्की का हिडन विक्टिम बताते हुए यह दिखाया गया कि भारत में होने वाली सेल्फ हार्म एक्टिविटीज में मेल्स का नंबर फीमेल के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज्यादा था। इसके अलावा अमेरिका का डेटा देते हुए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने रिवील किया कि साल 2021 में अमेरिका में हुए टोटल 48,000 में 80% मेल विक्टिम थे। और जब इन नंबर्स के बीच हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के नाम पर सारे मेल को टारगेट कर देते हैं तो हमारी सोसाइटी में उनकी इंपॉर्टेंस को पूरी तरह से हम इग्नोर कर रहे होते हैं और ये भी एक बायस्ड और अनफेयर क्रिटिसिज्म बन जाता है। बाकी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म की पूरी डिबेट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ना तो हमें एनिमल और कबीर सिंह में दिखाई गई मैस्कुलिनिटी की जरूरत है और ना ही 4 मोर शॉट्स और थैंक यू फॉर कमिंग में दिखाई गई फेमिनिज्म की।